हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2022 का एमएससी 205 का मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हैं थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। उदारीकरण तथा अहस्तक्षेप की नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2014 से प्रारंभ किए गए विविध प्रकार के आर्थिक सुधारों का लेखा जोखा भी देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उदारीकरण और अहस्तक्षेप की नीति में अंतर को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उदारीकरण शब्द का तात्पर्य। उदारीकरण शब्द का तात्पर्य वैश्विक दुनिया में विस्तार करने हेतु स्थानीय निजी व्यापारियों और व्यवसायों के लिए प्रतिबंधों को हटाने से है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए एलपीजी नीति 1991 में लागू की गई, जिसमें निजी व्यक्तियों और व्यवसायों को विदेशी व्यापार में भाग लेने की अनुमति मिली। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले उदारीकरण शब्द से तात्पर्य मेरे हिसाब से उदार का मतलब पता है क्या होता है? जो छूट। उदार मतलब दयावान किसी पे भी दया कर देता है, छूट दे देता है, उसको छोड़ देता है। ठीक है, दया कर देता है। तो उदार का मतलब दयावान। उदारीकरण मतलब छूट देना, करण मतलब करना, छूट देना मतलब अर्थव्यवस्था में जो भी नीतियां थी, जो भी नियम थे, उन सब पे जो छूट दिया गया, उन सबको उदारीकरण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो उदारीकरण समझ में आ गया। उदारीकरण कब लागू किया गया था? याद रखिएगा, 1991 में लागू किया गया था। और किस पर्पस से लागू किया गया था? जिससे निजी व्यक्तियों और व्यवसायों को विदेशी व्यापार में भाग लेने की अनुमति मिले। निजी जो व्यक्ति थे, व्यवसायी थे, उनको क्या? विदेशी व्यापार में भाग लेने की अनुमति मिले। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव को देखेंगे। 1991 में उदारीकरण की नीति लागू किए जाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई प्रभाव देखे गए जो सकारात्मक थे और देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव इस प्रकार है। सबसे पहले, इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े, क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण बाजार में अधिक नौकरियां उपलब्ध थी। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को कम कर दिया गया, क्योंकि कई सेवाएं और उत्पादन विदेशी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। देश में विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। देश पर कर्ज का बोझ भी कम हुआ, ब्याज दरों में कमी आई। उदारीकरण की नीति के कारण विदेशी प्रौद्योगिकी और वस्तु विनिमय पर निर्भरता बढ़ी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उदारीकरण की विशेषताएं। सबसे पहले यह निजी क्षेत्र की कंपनियों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह विनिमय नीति और कर संरचना को सरल बनाता है। उदारीकरण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान करता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दक्षता के लिए खुद को पुनर्गठित करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति को 19वीं शताब्दी के दौरान हस्तक्षेप में विश्वास एक लोकप्रिय दृष्टिकोण था। इसके समर्थकों ने अनियमित व्यक्तिगत गतिविधियों में अपने विश्वास के समर्थन के रूप में शास्त्रीय अर्थशास्त्र में प्राकृतिक आर्थिक व्यवस्था की धारणा का हवाला दिया। ब्रिटिश दार्शनिक, ये जो हस्तक्षेप की नीति थी वो अंग्रेजों ने शुरू किया था। ठीक है, ब्रिटिश दार्शनिक और अर्थशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल इस दर्शन को लोकप्रिय तथा आर्थिक उपयोग में लाने के लिए जिम्मेदार थे। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत 1848, जिसमें उन्होंने आर्थिक मामलों में सरकारी गतिविधियों के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए थे। हस्तक्षेप एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत था। 19वीं शताब्दी का सर्वव्यापी सिद्धांत यह था कि व्यक्ति अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस समाज के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करेंगे जिसका वे हिस्सा थे। राज्य का कार्य व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना और अपने वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों की पहल में हस्तक्षेप से बचाना था। लेकिन हस्तक्षेप के समर्थकों ने फिर भी तर्क दिया कि अनुबंधों को लागू करने के साथ साथ नागरिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में सरकार की आवश्यक भूमिका थी।